बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इस चैप्टर में इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए सबसे पहले किसी एटम में इलेक्ट्रॉन और ऑर्बिट्स कैसे एग्जिस्ट करते हैं और इनकी रिलेटेड टर्मिनोलॉजी क्या है। तो हम एक कॉपर के एटम को कंसीडर करें तो इसके सेंटर में प्रोटॉन होंगे जो कि न्यूक्लियस कहलाता है और इसके जो इर्द गिर्द जो है मुख्तलिफ ऑर्बिट्स होंगे। ये ऑर्बिट्स जो हैं ऐसे पोजीशन में है कि कुछ तो फील्ड ऑर्बिट्स हैं कि जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है आ जा नहीं सकते इजीली। दूसरी बात यह है कि वो जो टोटली फील्ड ऑर्बिट है उससे अगला जो ऑर्बिट जिसमें एक या दो इलेक्ट्रॉन हैं वो वैलेंस ऑर्बिट कहलाता है। और कॉपर के केस में इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है और ये लूजली बाउंड होता है। लूजली बाउंड से मुराद ये है कि ये इलेक्ट्रॉन जो है अब नेक्स्ट जो अगला ऑर्बिट है जो कि कंडक्शन ऑर्बिट कहलाता है और ये फिल वक्त जो है वो खाली होता है, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन जो है अब वो वैलेंस ऑर्बिट से कंडक्शन ऑर्बिट में जा सकता है। यानी ये जो खाली ऑर्बिट है जो इसके अपने इलेक्ट्रॉन जो कि टोटली जब इनकी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए इलेक्ट्रॉन की जो ये सारे फिल हो जाते हैं उससे अगला जो खाली वाला होता है वो कंडक्शन ऑर्बिट कहलाएगा। इस कंडक्शन ऑर्बिट में पोटेंशियल है कि ये एक इलेक्ट्रॉन को एकोमोडेट कर सकता है, लेकिन चूंकि सारे इलेक्ट्रॉन जो हैं वो उस एटम के साथ एसोसिएट होते हैं और वो मुख्तलिफ ऑर्बिट्स में ऑलरेडी एकोमोडेटेड होते हैं तो फिल वक्त जो है ये खाली होता है। लेकिन जब एक इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलती है तो वो अपने मौजूदा जो ऑर्बिट है वैलेंस ऑर्बिट उसको छोड़ के कंडक्शन ऑर्बिट में चला जाता है। इसको अब हम आगे जो है वो बैंड थ्योरी के लिहाज से मुख्तलिफ अंदाज में देखेंगे, लेकिन यहाँ पे समझाने का मतलब ये है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो मौजूद है और उससे अगले वाला जो है जो कि खाली पड़ा हुआ है उसमें इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है। जो कि इलेक्ट्रॉन के अपने ऑर्बिट्स हैं वो वैलेंस ऑर्बिट कहलाते हैं और उससे अगला जो खाली होता है वो कंडक्शन ऑर्बिट कहलाएगा। अब हम सेमीकंडक्टर में मौजूद एटम जो हैं उनकी तरफ फोकस करते हैं। तो जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हैं जैसे उसमें कार्बन पहला एटम है तो हम उसी को लेते हैं कि कार्बन का एटम ऐसा है कि इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, 4 उसके अपने, और वो चूँकि सेमीकंडक्टर जो है वो मेनली कोवेलेंट बॉन्डिंग करता है तो 4 उसके अपने और 4 जो है वो इर्द गिर्द से शेयर करके अपने आउटर मोस्ट शेल में जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन जो कि एक स्टेबल कन्फिग्रेशन है वो मुकम्मल करता है ऑक्टेट रूल के तहत। तो ये स्टेबल सिचुएशन में उसके पास आउटर मोस्ट शेल में जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। यानी an electron shared by 2 neighboring atom to form a covalent bond. In this way, an atom can have a stable structure with 8 valence band electron. यानी जो कि outer most shell में उसके 4 इलेक्ट्रॉन थे, अब शेयरिंग कोवेलेंट बॉन्ड शेयरिंग की वजह से उसके अब दाएं बाएं आगे पीछे जो 4 इलेक्ट्रॉन हैं उसके साथ एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके वो उसके आउटर मोस्ट शेल में वैलेंस शेल में जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं। ये बात वैलेंस शेल की हो रही है, यानी वो वाला शेल या वो वाला ऑर्बिट की जिसमें इलेक्ट्रॉन पहले से मौजूद थे। तो उस लिहाज से इसके आउटर मोस्ट शेल यानी वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं। इसकी ये बॉन्डिंग जो है ये सिर्फ इन ही अपने इर्द गिर्द से नहीं है, बल्कि ये अगला एटम जो है वो उससे अगले एटम को अपने साथ अटैच किया हुआ होता है और वो अगला एटम जो है वो अगले, इस तरह ये एक नेटवर्क बना होता है पूरे सिस्टम में, पूरे क्रिस्टल में ये पूरा नेटवर्क बना हुआ होता है और सारे एटम जो हैं वो एक दूसरे के साथ कोवेलेंटली बॉन्डेड होते हैं। और आपको मालूम है कि किसी क्रिस्टल में जो है कार्बन एटम की तादाद मिलियन एंड जिलियन हुआ करती है।
अब हम आते हैं एटम की रिप्रेजेंटेशन की तरफ। एटम का बोहर मॉडल जो है वो सर्कुलर ऑर्बिट्स को शो करता है, या ये प्लेनेटरी ऑर्बिट्स भी कहलाते हैं, या प्लेनेटरी मॉडल ऑफ एटम भी कहलाता है, जो कि बोहर ने प्रपोज किया हुआ था। अगर हम इसको देखें तो सेंटर में जैसे प्लेनेटरी सिस्टम है, सेंटर में सन होता है और इसके इर्द जो है मुख्तलिफ प्लैनेट्स होते हैं और वो अपने ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते रहते हैं। एटम की रिप्रेजेंटेशन भी बिल्कुल उसी तरह ही है इस प्लेनेटरी या सर्कुलर ऑर्बिट्स में, कि एटम को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है कि सेंटर में न्यूक्लियस, उसके इर्द गिर्द ऑर्बिट्स, उनमें इलेक्ट्रॉन, फिर अगला ऑर्बिट और उससे अगला ऑर्बिट। अगर हम कार्बन एटम को ही लें तो ये सारे पहले फिल हो जाते हैं, फिर उसके बाद जो है जो आउटर मोस्ट शेल जो कि वैलेंस शेल है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। अगर हम इसको एक और तरीके से रिप्रेजेंट करें, यानी सेंटर ऑफ द एटम से फासला मुख्तलिफ ऑर्बिट्स का और इलेक्ट्रॉन की तादाद की, तो इसको हम एक और तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी अगर हमें एक्स एक्सिस पे तादाद लिखें और वाई एक्सिस पे फासला लिखें, तो सेंटर से फासला जो है पहले ऑर्बिट का यहाँ तक बनता है, जो कि बोहर रेडियस है। फर्स्ट ऑर्बिट का फासला सेंटर से, तो फर्स्ट ऑर्बिट में चूंकि 2 इलेक्ट्रॉन है तो R1 का फासला जो है वो सेंटर से R1 है, तो इस फासले पे मौजूद इलेक्ट्रॉन जो है वो 2 हैं। 2 इसलिए हैं कि फर्स्ट ऑर्बिट में 2 ही इलेक्ट्रॉन आते हैं। अगर हम उससे अगला, इससे मुराद ये है कि R2 डिस्टेंस पे, यानी सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस से R2 डिस्टेंस पे जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आते हैं उनकी तादाद 8 है। चूँकि ये सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस से एक ही फासला R2 एक सर्कल बनता है, तो वहाँ पे उस सर्कल या ऑर्बिट में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो 8 हैं। तो R2 को हम यहाँ पे लिखते हैं कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन R2 डिस्टेंस पे 8 है। जो कि आउटर मोस्ट शेल या वैलेंस ऑर्बिट है, उसमें उसका डिस्टेंस जो है अगर R3 कंसीडर करें तो R3 डिस्टेंस पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो 4 है। यहाँ पे ग्राफिक वाइज हम x एक्सिस पे नंबर और y एक्सिस पे क्या है, डिस्टेंस। तो R3 डिस्टेंस पे जो है वो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो 4 है। ये वो शेल है जो कि वैलेंस ऑर्बिट कहलाता है, ये वो ऑर्बिट है वैलेंस ऑर्बिट कहला रहा है, और यहाँ पे 4 हैं। उससे अगला जो ऑर्बिट है जो कि प्लेनेटरी वाले उसमें शो नहीं किया गया, लेकिन इसका मतलब ये है कि अगला ऑर्बिट पास दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वें जितने भी आगे ऑर्बिट्स हों वो खाली हैं, और उन खाली को हम यहाँ पे सर्कुलर ऑर्बिट्स में या सर्कुलर सिस्टम में नहीं दिखाते। यहाँ पे R4 वाले डिस्टेंस पे ये जो है वो खाली है ऑर्बिट। अब हम एटम को एक और पर्सपेक्टिव से देखते हैं, और वो है एनर्जी का, कि किसी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी है। चूँकि से ऑर्बिट जो है उसकी सेंटर से फासला एक जैसा है, तो एक ही फासले पे या एक ही ऑर्बिट में मौजूद इलेक्ट्रॉन की एनर्जी एक ही जैसे हुआ करेगी। इन एनर्जी वाइज हम इलेक्ट्रॉन को जब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो पहले ऑर्बिट में एनर्जी जो है वो E1 हो, दूसरे ऑर्बिट में एनर्जी E2 हो, और तीसरे ऑर्बिट में एनर्जी जो है वो E3 हो। तो इलेक्ट्रॉन्स को हम ग्राफिक वाइज रिप्रेजेंटेशन जो है वो उसको इस तरह से भी कर सकते हैं कि अगर सेंटर पे इसकी एनर्जी 0 हो, तो E1 जो है, जो कि फर्स्ट ऑर्बिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, वहाँ पे मौजूद इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी जो है वो E1 होगी। इसी तरह E2 जो है वो सेकेंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी है, और सेकेंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जो है वो 8 हैं। इसका मतलब ये है कि 8 इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं कि जिनकी एनर्जी ऑलमोस्ट सेम है।
E3 जो है वो सबसे आउटर शेल या वैलेंस ऑर्बिट जो है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, और उसमें मौजूद 4 इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जिनकी एनर्जी सेम है। यही वजह है कि इनको E3 वाली कैटेगरी में डाला गया है। ये सारा इस वजह से है कि किसी भी सिंगल एटम में एक ही ऑर्बिट में मौजूद इलेक्ट्रॉन जो हैं उनकी एनर्जी जो है वो ऑलमोस्ट सेम होती है। इस तरह की रिप्रेजेंटेशन जो है वो एनर्जी वाइज रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एटम है। अब हम आहिस्ता आहिस्ता एनर्जी बैंड थ्योरी की तरफ जाते हैं। तो सबसे पहले एनर्जी बैंड जो है वी डिवाइड एनर्जी वाइज प्रेजेंटेशन इनटू 2 पार्ट्स, यानी एटम को अब हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, एक कोर इलेक्ट्रॉन और दूसरा शेल इलेक्ट्रॉन का हिस्सा। कोर electrons are strongly associated with its atom, यानी पहले ऑर्बिट में दूसरे ऑर्बिट में जो एटम इलेक्ट्रॉन मौजूद है वो ना तो कहीं जाते हैं ना आते हैं, और वो अपने एटम के साथ न्यूक्लियस के साथ स्ट्रांगली एसोसिएटेड होते हैं। तो यही वजह है कि हम उसको एक अलग नाम देते हैं कोर इलेक्ट्रॉन का। इसके बाद जैसे मैंने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो कि वैलेंस ऑर्बिट में मौजूद होते हैं वो एनर्जी लेके कंडक्शन ऑर्बिट में जा सकते हैं, अलग हिस्सा अलग नाम देते हैं और वो शेल इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉन टेक पार्ट इन कंडक्शन कंसिस्ट ऑफ वैलेंस एंड कंडक्शन बैंड, यानी वो जगह जहाँ से इलेक्ट्रॉन जाके खाली वाले ऑर्बिट में जाते हैं, तो जहाँ इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं और जहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं उनको हम कंसीडर करते हैं, और यही कंडक्शन में मेन पार्ट जो है वो प्ले करते हैं। तो एक एटम को हम ऐसे रिप्रेजेंट 2 हिस्सों में तकसीम करते हैं, एक कोर इलेक्ट्रॉन और दूसरा शेल इलेक्ट्रॉन्स। कोर इलेक्ट्रॉन किसी एक्टिविटी में हिस्सा नहीं लेते कंडक्शन के लिहाज से, जबकि शेल इलेक्ट्रॉन जो है वो कंडक्शन में हिस्सा लेते हैं। तो ऑनवर्ड जो है जिक्र भी सारा शेल इलेक्ट्रॉन का ही आएगा और उसी को ही हम डिटेल से पढ़ेंगे। मेन एक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू शेयर इज इन वैलेंस एंड कंडक्शन बैंड, देयरफॉर ऑनवर्ड वी विल डिस्कस एंड शो ओनली शेल पार्ट ऑफ द एनर्जी बैंड, वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड ओनली। यानी वो एटम जिसको हम टोटली प्लेनेटरी ऑर्बिट में टोटली शो करते थे, अब हम उसके सिर्फ आउटर मोस्ट शेल वैलेंस शेल उसको और उससे अगला जो खाली है उसी को ही दिखाएंगे, और ये एनर्जी वाइज रिप्रेजेंटेशन वाइज दिखाते हैं। तो इसका ये निचला हिस्सा जो है ये हाइट का हो जाता है, और ये वैलेंस ऑर्बिट और कंडक्शन ऑर्बिट जो है वो उसको हम शो करते हैं। अब थोड़ा सा जिक्र इसका भी हो जाए कि हम इसको बैंड क्यों कहते हैं। इसकी वजह ये है कि यहाँ पे तो हमने कह दिया कि एक ही ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सेम होती है, लेकिन दरअसल हमने इसके लिए वर्ड सेम का नहीं यूज़ किया था, ऑलमोस्ट सेम का वर्ड जो है वो यूज़ किया था। उसकी वजह ये है कि इवन दो कि एक इलेक्ट्रॉन जो है एक ऑर्बिट में मौजूद है, लेकिन विद इन वन ऑर्बिट जो है मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉन जो है वो मुख्तलिफ सब शेल में मौजूद होते हैं, और हर एक सब शेल की एनर्जी जो है वो दूसरे सब शेल की एटम से इलेक्ट्रॉन से मुख्तलिफ होती है। यानी कुछ की एनर्जी कम और कुछ की एनर्जी के बेल्ट के फॉर्म में आता है। यही वजह है कि इसको फिर हम क्या कहते हैं, एनर्जी बैंड कहते हैं। अगर वो वैलेंस बैंड की रिप्रेजेंटेशन है, वहाँ पे मौजूद इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, तो इस वजह से इसको अब हम वैलेंस बैंड कहेंगे। इसके साथ जब कंडक्शन बैंड में एक इलेक्ट्रॉन जाता है, लेकिन वहाँ पे मौजूद अगर इलेक्ट्रॉन हो तो वहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन जो है मुख्तलिफ हिस्सों में हो सकते हैं जिनकी एनर्जी मुख्तलिफ होती है। तो ये एक रेंज ऑफ एनर्जी है, इस वजह से फिर हम इसको कंडक्शन ऑर्बिट की लिहाज से कंडक्शन बैंड कहेंगे। In a crystal, electron in the same orbit do not have exactly the same energy and thus appear as energy band। जिस तरह मैंने आपको बताया
कि ऑनवर्ड जो है वो हम एटम की ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन को सिर्फ उसके उस हिस्से को हम रिप्रेजेंट करेंगे कि जो कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड कहलाता है। उसके नीचे जो कोर पार्ट है उसको रिप्रेजेंट नहीं किया जाएगा और सिर्फ इसी हिस्से को जहाँ पे इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं और जहाँ से इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, यानी कंडक्शन और वैलेंस बैंड सिर्फ इन्हीं की बात होगी। अब हम सेमीकंडक्टर्स की बात करते हैं। द मटेरियल हैविंग एटम whose highest energy band is completely filled with electron at 0 Kelvin is called the valence band। इसका मतलब ये है कि सेमीकंडक्टर ऐसे मटेरियल हैं, अगर हम एग्जांपल लें कार्बन की, तो 0 केल्विन पे कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन हैं और 4 इलेक्ट्रॉन वो कोवेलेंट बॉन्ड से मिला के अपने आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट करता है, वहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। तो यही वजह है कि हम कहते हैं कि सेमीकंडक्टर जो है वो ऐसे मटेरियल कि 0 केल्विन पे इनका वैलेंस बैंड जो है वो कंप्लीटली फिल्ड होता है, यानी उसके 8 के 8 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो कंप्लीट होते हैं, ख्वाह उसने उसके अपने हों या उसने कोवेलेंट बॉन्ड से शेयर किए हों, तो उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल हैं। तो 0 केल्विन में हाईएस्ट एनर्जी बैंड जो है वो कंप्लीटली फिल्ड होता है। द नेक्स्ट बैंड यानी उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट का अगला जो ऑर्बिट है जो कि कंडक्शन बैंड कहलाता है, इज कंप्लीटली एम्प्टी। उसके कार्बन को अगर हम एग्जांपल लें, उसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन थे, 4 उसने शेयरिंग में ले लिए, 8 कंप्लीट हो गए। अब ये 8 के 8 जो है वो उसी एटम का हिस्सा है। अब जो अगला है जो कि कंडक्शन बैंड वाला ऑर्बिट है, जो कि कंडक्शन बैंड कहलाएगा, वो कंप्लीटली एम्प्टी होता है, वहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं होता। यही वजह है कि हम कहते हैं द नेक्स्ट बैंड इज़ कंप्लीटली एम्प्टी। एनर्जी निस्बतन ज़्यादा होती है तो हम कहते हैं द लोवेस्ट पॉइंट ऑफ द कंडक्शन बैंड इज़ कंडक्शन बैंड एज विद द एनर्जी EC। ये हमारे पास कंडक्शन है, यहाँ पे मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉन है, तो उसमें से जो इलेक्ट्रॉन की सबसे लोवेस्ट एनर्जी है वो वैलेंस बैंड एच कहलाता है, कंडक्शन बैंड एच कहलाता है। सबसे हाईएस्ट एनर्जी वाला जो इलेक्ट्रॉन है या द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द वैलेंस बैंड इज कॉल्ड द वैलेंस बैंड एज, यानी वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी जो है वो EV होगी। इनके एनर्जी गैप जो है, जो कि बैंड गैप एनर्जी कहलाता है, वो भी इनके एजिस के दरमियान एनर्जी का डिफरेंस जो है वो होगा, यानी द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द टॉप ऑफ द वैलेंस एंड बॉटम ऑफ द कंडक्शन बैंड इज कॉल्ड द बैंड गैप एनर्जी। यानी हम बैंड गैप एनर्जी को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि E बैंड गैप इज इक्वल टू EC माइनस EV, यानी कंडक्शन बैंड की एनर्जी से अगर हम वैलेंस बैंड की एनर्जी को सब्सट्रैक्ट करें तो ये हमारे पास दोनों बैंड्स के दरमियान एनर्जी के डिफरेंस को शो करेगा और ये बैंड गैप एनर्जी कहलाएगा। तो कंडक्शन का ये प्रोसेस जो है वो 2 तरीक़ों से हो सकता है। इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाते हैं और होल जो है वो कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में आते हैं। अब अगर कंडक्शन इलेक्ट्रॉन के लिहाज से हो तो हम कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन की कंडक्शन या कैरियर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स है, और अगर कंडक्शन होल्स के लिहाज से हो तो हम कहेंगे कि कंडक्शन जो है वो होल्स के लिहाज से है। अब हम क्लोजली देखते हैं वैलेंस बैंड को और कंडक्शन बैंड को। वैलेंस बैंड में जो है इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं और इलेक्ट्रॉन जो है वो मुख्तलिफ एनर्जी के होते हैं। इसके मुकाबले में कंडक्शन बैंड में भी जो इलेक्ट्रॉन है वहाँ पे मौजूद होते हैं और मुख्तलिफ एनर्जी के होते हैं। एनर्जी में मुख्तलिफ होना इस लिहाज से कि कुछ S में होते हैं, कुछ P सब शेल में होंगे, कुछ D सब शेल में, कुछ F सब शेल में होंगे, और इनकी S, P, D, F सब शेल की एनर्जी जो है वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होती है।
सबसे लोवेस्ट एनर्जी जो कि कंडक्शन बैंड में होती है वो EC कहलाती है, जो कि कंडक्शन बैंड H कहलाता है। हाईएस्ट पॉइंट पे एनर्जी जो है वैलेंस बैंड में वो EV कहलाता है, या वैलेंस बैंड H की एनर्जी। इसके अलावा डिफरेंस ऑफ EC माइनस EV जो है, यानी लोवेस्ट पार्ट ऑफ द कंडक्शन बैंड की एनर्जी और हाईएस्ट पार्ट ऑफ द वैलेंस बैंड की एनर्जी का डिफरेंस जो है वो बैंड गैप एनर्जी कहलाता है। अगर किसी इलेक्ट्रॉन की एक खास लेवल से एनर्जी कम होती है तो हम कहेंगे कि ये वैलेंस बैंड का हिस्सा है। अगर उस लेवल से उसकी एनर्जी ज़्यादा हो तो हम कहेंगे कि ये कंडक्शन बैंड का हिस्सा है। वो मिनिमम लेवल जो कि डिसाइड करता है कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो वैलेंस बैंड में है या कंडक्शन बैंड में है, वो फर्मी लेवल कहलाता है, और दरअसल ये एक एनर्जी का लेवल है। अब हम थोड़ा जिक्र करते हैं फर्मी एनर्जी का। Fermi energy is the quantum mechanical concept and is usually referred to the energy of the highest occupied quantum state in the valence band of the system of electron at absolute zero temperature। इसका मतलब ये वो एनर्जी जो कि मैक्सिमम पॉसिबल है वैलेंस बैंड में किसी इलेक्ट्रॉन की, वो फर्मी एनर्जी कहलाती है। एनर्जी जो ही बढ़ती है वो वैलेंस बैंड में फिर नहीं होगा, बल्कि वो कंडक्शन बैंड में काउंट होगा। यही वजह है कि फर्मी एनर्जी जो है उसको हम कहते हैं कि ये जो हाईएस्ट जो पॉसिबल है वहाँ पे जो किसी इलेक्ट्रॉन की हो सकती है, वो एनर्जी जो है वो फर्मी एनर्जी है। यहाँ पे एक और कंसेप्ट है, एक और रिलेटेड कंसेप्ट, और वो है फर्मी लेवल का। फर्मी लेवल इज द मैक्सिमम एनर्जी लेवल। वो मैक्सिमम एनर्जी है कितनी, उसका लेवल कितना है, विच कैन बी ऑक्युपाइड बाय एन इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस बैंड एट एब्सोल्यूट 0 केल्विन। इससे मुराद ये है कि कितनी एनर्जी हो, वो लेवल कितना है कि उससे अगर एक स्टेप एनर्जी बढ़ जाए तो फिर हम उसको वैलेंस की बजाय कंडक्शन बैंड में काउंट करते हैं। यानी वो डिस्क्राइबिंग क्राइटेरिया क्या है एनर्जी का कि जिसके बाद हम इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में शुमार करते हैं। उसकी वजह यह है कि व्हेन एनर्जी इज गिवन टू एन इलेक्ट्रॉन इट विल बी गेट एक्साइटेड। अगर वैलेंस बैंड में एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है और उसे एनर्जी मिलती है तो वो एक्साइट होगा, उसकी एनर्जी बढ़ेगी। लेकिन इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि वो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाएगा। जब उसकी एनर्जी इतनी सफिशिएंट हो जो लेवल को क्रॉस कर सके, और वो लेवल जो है वो वैलेंस बैंड की बजाय अब उसको ले जाता है कंडक्शन बैंड में काउंट कराने के लिए। और ये जो मिनिमम लेवल है कि जिसके बाद हम इसको वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में शुमार करते हैं, ये लेवल जो है फर्मी लेवल कहलाता है। इट इज़ यूजुअली मीन वैल्यू ऑफ द टॉप ऑफ द वैलेंस बैंड एंड बॉटम ऑफ द कंडक्शन, यानी फर्मी लेवल जो है टॉप ऑफ द वैलेंस बैंड एनर्जी प्लस बॉटम ऑफ द कंडक्शन बैंड एनर्जी डिवाइडेड बाई 2। ये जो इन दोनों की एनर्जी का जो मीन पॉइंट है, एवरेज पॉइंट है, ये डिसाइड करता है कि अब इलेक्ट्रॉन को कहाँ पे पोजीशन दी जाए।